स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी 1 से लेकर 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन सबको हम लोग यहाँ पे याद करेंगे और 1 से 395 तक के बीच में जितनी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण भाग यानी 22 भाग को भी कवर करेंगे और यहाँ पे जितने भी संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं यानी 105 संविधान जो संशोधन हो चुका है इसमें जो हाल फिलहाल के संशोधन हुए हैं यानी 100 से लेकर हम लोग 105 संविधान संशोधन अधिनियम को भी कवर करने वाले हैं और यहाँ पे ये ट्रिक्स याद करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए वीडियो। और उसके साथ हम लोग यहाँ पे 89 और 90 रूल यानी इन दोनों रूल से हम लोग यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा अनुच्छेदों को आपको याद हो जाएगा देखते ही। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस वीडियो से गारंटी है पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में चर्चा है संघ एवं राज्य क्षेत्र की और इसकी जो चर्चा होती है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बीच में ही होगी। यानी जब आपका 1 से लेकर 4 के बीच में अनुच्छेद आएगा तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बातें कही ही होगी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 1 की तो 1 में है यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यह जो भारत है यह एक संघ है यानी एक देश है और इसके अंदर जितने भी राज्य है उसकी चर्चा है आपको अनुच्छेद 1 में। उसके बाद भाग 2 में है नए राज्यों का प्रवेश यानी जब यहाँ पे जो संघ है और देश है इसमें कोई राज्य आकर मिल गया, मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई मिला लिया तो यहाँ पे ये नए राज्यों का प्रवेश हो गया। उसके बाद जब हम नए राज्यों का प्रवेश कर लिए तो उसके बाद जब यहाँ पे प्रवेश कर लिए तो उसका नाम देंगे और उसका क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना ये अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। तो आपको ये तीनों आपको एक क्रम याद करना है कि सबसे पहले एक आपको देश के बारे में बात कर रहे हैं संघ एवं राज्य के बारे में, उसमें हम लोग कोई यहाँ पे देश या राज्य मिला लिए तो उसके बारे में, फिर जब राज्य को मिला लिए तो उसका हम नाम देंगे कोई इसके बारे में। तो आपको तीनों आपको एक क्रम याद करना है, आपको याद रहेगा। चलते हम लोग आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे भाग 2 और भाग 2 में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता की अगर बात की जाए तो यह आती है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। यहाँ पे अगर याद कैसे रहेगा तो नागरिकता में देखिए एक वर्ड है छुपा है नाग और जो नाग जो होता है ये ऐसे होता है, इसमें खुद आपको 5 छिपा हुआ है देखिए नाग। अब जब 2 यहाँ पे अगर मानिए नाग है तो यह हो गया 5 और 5 से लेकर 11 यानी 2 नाग है देखिए सीधा खड़ा भी रहता है, ये नाग जाकर सीधा भी हो जाता है। तो ये आपको 5 से लेकर 11 के बीच में है तो याद रहेगा आपको कि 5 से लेकर 11 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता। और हम अगर बात करें यहाँ पे भारतीय नागरिकता अधिनियम की तो वह आई थी 1955 में और इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है और इसी अधिनियम के तहत आपको भारत में नागरिकता दी जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 1955 याद कैसे रखेंगे तो हम लोग नागरिकता पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो वह हो जाता है 55 यानी 1955 में आया था भारत नागरिकता अधिनियम। ये आप कभी नहीं भूलिएगा, याद हो गया होगा। उसके बाद हम बात करें इसमें अनुच्छेद 11 के तहत क्या पढ़ना है नागरिकता में तो वह पढ़ना है नागरिकता संबंधी जो कानून होती है वह संसद बनाती है यानी नागरिकता के संबंधित जितने भी कानून है वह संसद बनाती है और संसद के गृह मंत्रालय बनाती है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देखें तो आगे आपके महत्वपूर्ण है वह है भाग 3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो इसमें आपको अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 के बीच में यानी 12 से लेकर अगर 35 के बीच में आपके ऑप्शन आते हैं किसी क्वेश्चन में तो आपको रिलेटेड रहेंगे मौलिक अधिकार से। तो आप ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे मौलिक अधिकार से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में यह बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें अगर मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार को भारत में इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह जो आपके मौलिक अधिकार है यह आपके लिया गया है अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए से लिया गया है और यूएसए में इस मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर जो मौलिक अधिकार है उसका भारत में रक्षा कौन करता है, वह करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और यह इसकी रक्षा करता है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो यह आपके वाद वियोग है यानी इस पर विचार हो सकता है, यह परिवर्तनीय है यानी इसमें चेंज हो जाएगा और संशोधन है यानी इसमें संशोधन भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करें इसकी मांग की यानी मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी तो मौलिक अधिकार का जो मांग हुआ था वह हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में और वह अधिवेशन था यहाँ पे 1931 का और यह जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कराची में और इस कराची के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। इसी में मूल अधिकारों की मांग की गई थी और मूल अधिकार के प्रारूप तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इतनी आप फैक्ट इसे याद रखिए, आपसे
क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। उसके बाद हम 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नज़र में सब कोई एक समान है, इस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह मौलिक अधिकार है। अगर आप इसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है इसकी रक्षा करता है। उसके बाद हम लिखेंगे अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव भारत में नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिबंध है। उसके बाद है अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरी में समानता, यानी अब सरकारी नौकरी में समानता इसमें मौलिक अधिकार है। उसके बाद यहाँ पे है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। उसके बाद है अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, यानी भारत में आप किसी प्रकार के उपाधि नहीं ले सकते हैं बशर्ते, इसमें 2 ऑप्शन आता है, एक आप याद रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा आप यहाँ पे सैन्य क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप डॉक्टर लगा सकते हैं, जबकि सैन्य के क्षेत्र में आप लोग जैसे देखते हो कि ब्रिगेडियर ये आपको लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता और यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद झंडा फहराने की स्वतंत्रता 19 में कही गई है। असल में 19 की बात की है तो 19 में पहले 7 अनुच्छेद आते थे, इसमें आपको एक जो अनुच्छेद है उसको बाद में हटा दिया गया था। तो हटा दिया गया था 19 के एफ को, जिसमें आता था संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर यहाँ पे अभी अनुच्छेद 19 में यहाँ पे 6 अनुच्छेद आते हैं। तो 19 के क में हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी, मौन यानी चुप रहने की आज़ादी, फिर आपको झंडा फहराने की आज़ादी और प्रेस स्वतंत्रता की आज़ादी आपको 19 के क के तहत पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 के बी में है यहाँ पे सभा करने की स्वतंत्रता, यानी जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो आपको यह सभा की जरूरत पड़ेगी, आप तो अकेले बोलिएगा नहीं। यानी जब आप सभा कर रहे हैं, यहाँ पे जब सभा कर रहे हैं तो उसके बाद आप संगठन में बोलिएगा, अकेले बोलिएगा नहीं, उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा। तो आपको सी भी याद हो जाएगा। उसके बाद है डी यानी 4 में हम लोग देखे थे, 4 से हम लोग 4 पढ़ेंगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता आपके 4 में है। उसके बाद अगर आप कहीं भारत में घूम रहे हैं तो दिन भर तो घूमिएगा नहीं, कहीं ना कहीं रुकिएगा यानी निवास कीजिएगा। तो ई में यानी उसके बाद हम लोग निवास करेंगे 5 में। उसके बाद ये 6ठा को समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद जब आप कहीं निवास करते हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत में रुकिएगा, व्यापार कीजिएगा, धंधा कीजिएगा, कुछ ना कुछ खाने करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये आप व्यापार करने की स्वतंत्रता उसके बाद यानी ये 19 के जी में है। तो आप ऐसे रिलेट करके इन 6 को याद कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। अगला यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन जो जीने की स्वतंत्रता है वो आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद है निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार, यानी आप अपना प्राइवेसी किसी से नहीं बता सकते हैं या आपको छुपाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 के क, और इसमें है शिक्षा का अधिकार। जब भी आप किसी अनुच्छेद में देखेंगे जोड़ा हुआ रहेगा क ख ग तो आप समझ लीजिएगा उसको बाद में संशोधन करके ही आपको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के क में जो शिक्षा का अधिकार है ये पहले नहीं था, यहाँ पे क है यानी बाद में जोड़ा गया है। तो यह कब जोड़ा गया था इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो शिक्षा का अधिकार था पहले आता था यह अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन इसको बाद में शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था 2009 में उसके तहत आपको संविधान में संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और 1 अप्रैल को यह लागू हो गया 2010 में। उसके बाद शिक्षा का जो अधिकार था 1 अप्रैल 2000 से शिक्षा का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकार बन गया। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट आपको ये फैक्ट याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा 21 के क में क्या है तो शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद हम देखें अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और धार्मिक अधिकार, यानी यहाँ पे आप किसी प्रकार का धार्मिक मान सकते हैं, भारत में कोई आपका इसमें रोक टोक नहीं है, ये आपके मौलिक अधिकार है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार, यह है नहीं पहले था, इसको हटा दिया गया। यानी आप देखते हैं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार और यहाँ पे 19 के एक में देखते हैं संपत्ति का अधिकार। ये जो दोनों अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 31 और 19 के एक, ये दोनों को हटा दिया गया और यहाँ इस दोनों को हटाकर 300 को कम में ले गया गया और इसको यहाँ पे कानूनी का अधिकार बना गया। यहाँ पे जो याद रखिए दोनों जो मौलिक अधिकार था इसको हटाकर 300 के क के तहत ले जाकर इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसके लिए भी संविधान में संशोधन हुआ था और वह हुआ था आपके
14वां संविधान संशोधन, और वह हुआ था आपके 1978 में। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार, यानी जो आपके जो मूल कर्तव्य के जो रक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे हाई कोर्ट, ये दोनों इसकी रक्षा करने के लिए यानी मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, और ये रीट जारी करके मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार यानी रीट जारी कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। किसकी रक्षा के लिए? तो मूल अधिकार की रक्षा के लिए। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट 226 के अनुसार रीट जारी करती है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाग 4 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। अनुच्छेद हम यहाँ पे 36 से 51 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 की अगर बात की जाए तो समान कार्य के लिए सामान्य वेतन कहा गया है, यानी अगर आप एक काम जो है 2 व्यक्ति कर रहा है तो उन दोनों को वेतन एक दिया जाए, ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में है पंचायत का गठन, तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में पंचायत। यानी उसके बाद है अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता, यानी काम की न्याय संगत अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अगर मानिए बूढ़ा हो गया, उसको अगर भारी काम दे दिया गया है तो उसके बदले में उसके काम को घटाना या समय में घटाना या किसी छोटे काम को दे देना, ये न्याय संगत कहलाता है। और प्रसूति सहायता की बात की जाए तो यहाँ पे जो लेडीज लोग का डिलीवरी होता है उसमें जो प्रसूति सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, वो आपके अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है। अगर देखते हुए कोई राज्य की जो पुलिस है अगर उनके डिलीवरी होता है तो उस वक्त प्रसूति सहायता होता है, यानी उसको छुट्टी जो मिलता है अनुच्छेद 42 के अनुसार ही मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे है अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि पशुपालन और संगठन। यहाँ पे जो कृषि और पशुपालन का संगठन है 48 में, तो 48 याद रखिएगा। 48 हरतालिका यानी हरियाली, तो याद रखिएगा आप लोग अनुच्छेद 48। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी जो कार्यपालिका जो और न्यायपालिका था पहले एक ही में आता था, इन दोनों को आपको अलग कर दिया गया, यानी ये पृथकीकरण हो गया। तो ये आपको याद रहेगा कैसे, तो यहाँ पे है अनुच्छेद 50 यानी 50-50 इन दोनों को कर दिया गया, यानी जो पहले जो था ये दोनों एक था, यानी जो 100 था, इसमें 50-50 करके इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 50 में याद रखिएगा, आपको याद रहेगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 की अगर बात की जाए तो 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे भाग 4, और भाग 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य के बारे में। अगर यहाँ तक हम लोग बात करें तो भाग 1 में सबसे पहले पढ़े थे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। भाग 2 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 5 से लेकर 11 के बीच में। फिर भाग 3 के बारे में हम लोग पढ़े हैं 12 से लेकर 35 के बीच में। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भाग 4 में 36 से लेकर 51 के बीच में। और यहाँ पे हम लोग भाग 4 के क पढ़ेंगे मूल कर्तव्य को 51 के क के तहत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मूल कर्तव्य के बारे में तो मूल कर्तव्य पहले भारत में नहीं था, इसको आपको भारत में बाद में जोड़ा गया था, यानी जब संविधान बना था भारत का तो उसमें यह नहीं था। तो यह आपको कहाँ से लाया गया, तो आपके रूस के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया। और यहाँ पे इसके जब लाया गया तो आपको 4 के क में है तो संविधान में संशोधन किया हो गया, तभी आपको संविधान में लाया हो गया। तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, और इसी के सिफारिश पे भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जब यह जोड़ा गया था यानी 1976 में जब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, तो उसकी संख्या उस समय 10 थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसकी संख्या 11 हो गई है, यानी इसमें 1 की बढ़ोतरी हुई है। और यह जो 1वां है यानी जो 11वां जो इसमें जोड़ा गया है वह क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो 11वां है वह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देना आपको मूल्य कर्तव्य है, ये बताया गया था। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम देखेंगे अब भाग 5। हम लोग 4 तक देख लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाग 5, और फिर हम लोग यहाँ पे एक तरफ देखेंगे भाग 6, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। और यहाँ से आपका चालू होता है 89 रूल, जो आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, एक तरफ भाग 5 को और एक भाग 6 को। जैसे यहाँ पे अगर देश का अनुच्छेद यानी संघ का अनुच्छेद होता है, शुरू होता है वह 52 से लेकर 151 के बीच में होता है। और उसी प्रकार भाग 6 में अगर राज्य की जो चर्चा है उसका अनुच्छेद शुरू होता है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में।
आखिर हम इसको रिलेट करके क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर देश में जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, शासन करता है, उसी प्रकार जो राज्य में जो शासन करता है वो आपके राज्यपाल का कार्य होता है। तो इसको अनुच्छेद में भी हम एक लोग ट्रिक इसको बैठाएंगे और याद करते चले जाएंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। जब आप 52 का राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, उनके कार्य एवं शक्ति की चर्चा उसके अगला यहाँ पे है 53 में, और राष्ट्रपति का चुनाव है आपके 54 में। तो याद रहेगा पहला राष्ट्रपति है, उसके कार्य एवं शक्ति है, और 54 में आपको याद रखिएगा 4 से 54 और 4 से चुनाव, ये तीनों याद रहेगा। तो आपको अगर तीनों याद कर लेते हैं तो आपको ये तीनों आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर आपको याद करना है 52 में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कैसे याद रहेगा। यहाँ पे देखिए भाग 5 में जो पहला अनुच्छेद है, यानी जो देश का जो पहला अनुच्छेद है वह आपका है 52, और देश का जो पहला नागरिक होता है वह होता है आपके राष्ट्रपति। तो देश का पहला आपका अनुच्छेद और पहला नागरिक ये याद रहेगा आपको 52 में राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति अगर आप याद कर लेते हैं अनुच्छेद 52, उसके बाद अगर आप इसमें ये देखिए कैसे याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में अगर आप 11 जोड़ते हैं तो वह पहुंच जाइएगा यहाँ पे अनुच्छेद 11 जोड़कर 63 में, तो यह आपके पहुंच जाएगा उपराष्ट्रपति। फिर अगर आप इसमें और 11 जोड़ते हैं तो वह आपके पहुंच जाएगा मंत्रिमंडल यानी 74, और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वह होता है प्रधानमंत्री, यानी इसके अगला अनुच्छेद यानी 75। तो आप एक से देखिए कितना हम लोग रेट करके याद कर लिए, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं 101 जोड़कर क्या लाने वाले हैं, तो हम लोग 52 याद कर लिए कि राष्ट्रपति है। तो 52 तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको राज्य का राज्यपाल आपको कभी नहीं याद होता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे 101, यहाँ पे तीनों में हम लोग 101 जोड़कर सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे राज्यपाल में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे 52 में था राष्ट्रपति, 101 जोड़ेंगे आ जाएगा 153, और इसमें राज्यपाल का अनुच्छेद है। तो कभी नहीं भूलिएगा, 52 आपको याद रहेगा। तो ये आपको गारंटी है, कभी नहीं भूलिएगा, कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा, केवल आपको जोड़ देना है। उसके बाद हम यहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्य शक्ति था वह था 53 में, तो राज्यपाल का भी यहाँ पे कार्य और शक्ति है अनुच्छेद 154 में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 101 जोड़े हैं। यहाँ पे 4 से 54 4 से चुनाव है राष्ट्रपति का, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव तो ऐसे नहीं होता जैसे राष्ट्रपति का होता है, लेकिन ये भी आपको नियुक्ति करते हैं, और नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। तो इनका भी अनुच्छेद जो 54 है, यहाँ से 54 में आप लोग 101 जोड़िए और आ जाएगा 155, और यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। तो यहाँ पे महाभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है, राज्यपाल को नहीं हटाया जाता है, इसलिए हम लोग इसमें 89 नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे है केवल याद रखिएगा 61 में क्या है, महाभियोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हम लोग कैसे याद किए थे, अनुच्छेद 52 हमको राष्ट्रपति याद था, इसमें 11 जोड़कर हम लोग यहाँ पे उपराष्ट्रपति को याद किए थे। तो आपको याद हो जाएगा कि अनुच्छेद 63 में आपको उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति का जो अगला अनुच्छेद यानी जो अगला जो कार्य होता है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वह उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 के बाद जो 64 है उनका वही मुख्य कार्य यानी राज्यसभा का सभापति के रूप में, तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पे अनुच्छेद 89 रूल से देखिए कैसे हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 72 की बात की जाए तो इसमें है राष्ट्रपति का क्षमादान, यानी जो राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं वह देते हैं आपके 7-2 से यानी 72 से। तो राष्ट्रपति के पास अगर आप क्षमा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं हे राष्ट्रपति आप हमें 7 दीजिए, यानी 7-2 यानी 7-2 यानी 72 यानी क्षमादान। तो आपको ये आपको राष्ट्रपति का याद हो गया, लेकिन राज्यपाल को किसी को याद नहीं होता है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग केवल 89 जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे और आ जाएगा अनुच्छेद 61, और 61 में है राज्यपाल का क्षमादान। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 74 में है मंत्रिमंडल। हम लोग मंत्रिमंडल कैसे याद किए थे, तो हम लोग सबसे पहले याद किए थे देश का प्रथम नागरिक और प्रथम अनुच्छेद यानी 52, और 52 में जब हम लोग 11 जोड़े थे तो वह आपको आ गया था 63 में था आपके उपराष्ट्रपति। फिर 63 में जब हम लोग 11 जोड़े थे तो वह आपके आ गया था आपके 74, और यहाँ पे 74 में क्या है मंत्रिमंडल। तो आपको मंत्रिमंडल याद हो गया होगा। तो 74 में है मंत्रिमंडल, और जिस प्रकार देश में अगर बात की यानी जो संघ में होता है मंत्रिमंडल, उसी प्रकार राज्य में भी होता है राज्य का मंत्रिमंडल। तो इसमें हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, केवल इसमें जोड़ देंगे 89 यानी 89, और आ जाएगा आपका राज्य का मंत्रिमंडल, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 75।
75 में है प्रधानमंत्री। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि प से प्रधानमंत्री और प से 75। ऐसे भी नहीं तो हम लोग यहाँ पे याद किए हैं 74 में मंत्रिमंडल है, यानी जो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ भी जो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो मुखिया होता है वह होता है मुख्यमंत्री। तो ये राज्य की बात है और ये केंद्र की बात है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 76 में है महान्यायवादी, और ये अधिकतर बच्चों को याद रहता है। तो यहाँ पे देश में जिस प्रकार महान्यायवादी होता है वही कार्य यहाँ पे राज्य में भी होता है महाधिवक्ता का। तो यहाँ पे महान्यायवादी सबको याद रहता है, लेकिन ये महाधिवक्ता किसी को नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 89, आपको दोनों आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 79। यहाँ पे हम 79, 80, 81 तीनों एक साथ में देखेंगे। तो 79, 80, 81 में क्या है, तो 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और यहाँ पे 81 में है लोकसभा। तो इसके लिए संसद के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और राज्यसभा में लिखेंगे यहाँ पे र, या आप फिर जो लोकसभा है उसके लिखे के लिए हम ला। तो ये हो जाएगा सरला, एक ट्रिक बन गया सरला। और सरला जैसे ही हम लोग याद करते हैं तो ये तीनों हो जाएगा 79, 80, 81। और फिर ये जो संसद होता है देश में, फिर उसी प्रकार राज्य में भी होता है आपके विधानमंडल। तो यहाँ पे भी ऐसे हम लोग जोड़ेंगे 89 और वो भी आपके याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग यहाँ पे 79 में संसद याद किए हैं और यहाँ पे हम जोड़ते हैं अगर 89 तो यहाँ पे 168 आ जाएगा। और जिस प्रकार देश में संसद होता है जो कानून बनाता है, वही आपके विधानमंडल होता है राज्य में जो राज्य का कानून बनाता है। तो ये याद हो जाएगा। 79 में आप 89 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपके 168 विधानमंडल। चलते हैं हम लोग आगे। अगला है जैसे राज्यसभा। राज्यसभा हम लोग पढ़े हैं 80। यहाँ पे अगर आप राज्यसभा में अगर 89 जोड़ते हैं तो वह आ जाएगा 169। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग अनुच्छेद जो 169 है और यहाँ पे है अनुच्छेद 171, इन दोनों को हम लोग एक देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए कैसे हम लोग इसको निपटते हैं। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्य जो होता है आपके किसमें, देश में, वही कार्य आपके राज्य में कौन करता है, तो वह करता है विधान परिषद। तो यहाँ पे जो हम 89 जोड़ते हैं तो इसमें आता है 169। 169 में कहा गया है कि राज्यों के विधान परिषद के गठन का जो प्रावधान है और विघटन का प्रावधान है वो आपके 169 में है। यानी जो अगर राज्य चाहती है कि हमारे राज्य में विघटन करना हो, अगर विधान परिषद का या निर्माण करना हो, उसका प्रावधान कैसे है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 169 में। लेकिन 171 की अगर बात की जाए तो उस विधान परिषद का यहाँ पे गठन है। तो यानी यहाँ पे 69 में प्रावधान है जबकि 171 में गठन है। यानी जस्ट इसके दूसर का अनुच्छेद, यानी 69 के बाद 71वां अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन है, न कि 169 में विधान परिषद का गठन है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 81 और 81 में है लोकसभा। जिस प्रकार लोकसभा का कार्य होता है देश में, उसी प्रकार विधानसभा का कार्य होता है राज्य में। तो इसमें अगर आप 89 जोड़ते हैं तो वह आ जाएगा आपका 170। और 170 में विधानसभा का गठन है और देश में अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन है। तो आपको याद हो गया होगा, जिंदगी में आपको कभी नहीं ये भूलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक से अगर याद नहीं होता है तो आपसे किसी से याद नहीं होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगला अगर बात की जाए तो अगला यहाँ पे है अनुच्छेद 85। 85 की अगर बात की जाए तो 85 में है संसद का 17वां व विघटन। जिस प्रकार देश में संसद का 17वां और विघटन होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का भी 17वां व विघटन होता है। तो यहाँ पे है 85 और 85 में अगर आप जोड़ते हैं 89 तो 89 अब जोड़ते हैं तो आ जाता है 174। जो काम यहाँ पे देश में है वही कार्य यहाँ पे राज्य में है, आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 88। 88 में क्या कहा गया है, 88 में है मंत्री और महान्यायवादी का संसद में जो अधिकार दिया गया है वह कहा गया है अनुच्छेद 88 के तहत। तो मंत्री और जो महान्यायवादी का जो संसद में अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी मंत्री और महाधिवक्ता का विधानमंडल में अधिकार होता है। तो आपको 88 याद करना है, इसमें आपको जोड़ना है 89 और आ जाएगा 177। तो जो काम देश में 88 का है वही कार्य यहाँ पे अनुच्छेद 170 का है, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है निर्णायक मत, अनुच्छेद 100। याद कैसे रहेगा, किसी को निर्णायक मत कब दिया जाता है, यानी कुल वोट जो होता है, यानी जो 100% होता है, अगर 100% वोटिंग हो गया किसी का, आपको इसमें मानिए 50-50 वोटिंग हो गया 100 में से, अगर किसी को यहाँ पर निर्णायक
मत देना है। तो अगर जब वोट बराबर हो जाता है तो किसी की जीत नहीं हुई, यानी यहाँ पे निर्णायक मत होगी। तो हम लोग याद रखेंगे निर्णायक मत कब दिया जाता है, यानी 100% वोटिंग पे, तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो देखते हैं जिस प्रकार देश में निर्णायक मत होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी निर्णायक मत होता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल जोड़ेंगे 89, तो 100 में 89 जोड़ेंगे तो 189 आ जाएगा, और राज्य के निर्णायक मत को भी आप लोग याद कर लेंगे। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की बात की है तो वह है 108 में। यहाँ पे याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे है 8 और बैठ, 8 बैठ ऐसे याद रखिएगा। अठक बैठक होता है ना, उठक बैठक, तो यहाँ पे याद रखिएगा अठक बैठक यानी 108 और बैठक याद रहेगा। तो यहाँ पे देश में यह प्रावधान है संयुक्त बैठक का, राज्य में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 89 नहीं जोड़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। और फिर हम लोग आपको नहीं जोड़े थे 61 में महाभियोग में, क्योंकि राज्यपाल पे महाभियोग नहीं लगता है, केवल राष्ट्रपति पे लगता था। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 110, और 10 में है धन विधेयक। जिस प्रकार यहाँ पे संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है देश में, उसी प्रकार आपके राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक पेश होता होगा। तो उसके लिए अनुच्छेद आपको याद नहीं होगा, लेकिन 110 याद रहता है। तो इसमें हम लोग 89 जोड़ेंगे और आ जाएगा 199, और आ जाएगा धन विधेयक राज्य का भी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है अनुच्छेद 111, और 111 में है विधेयकों पर अनुमति, और इसमें अगर आप 89 जोड़ते हैं तो आ जाता है 200, और 200 में भी विधेयकों पर अनुमति है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देते हैं और राज्य में आपके राज्यपाल देंगे, इतना आपको अंतर है। अगर इसको डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए इसकी वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जरूर देखिएगा। ऐसे मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब 90 रूल से। हम लोगों ने 90 रूल से यहाँ पे देखेंगे, और इसके हम लोग पहले देखे थे 89 रूल। तो यहाँ पे इसका अंतर कैसे पता चलेगा आपको कि हम कब 89 जोड़ेंगे और कब 90 जोड़ेंगे, इसका भी हम लोग डिफरेंस यहाँ पे आपको बता देते हैं। अगर हम बात करेंगे अगर 89 जोड़ने की, तो यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चनों में देखे जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जब हम जोड़ रहे थे 89, तो ये आपको 200 से कम आ रहा था। तो अगर 89 जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पर 200 के पार हो जाता है तो उसमें हम 89 नहीं जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे। लेकिन जब आप 89 अगर जोड़ते हैं, अगर वह 200 से कम आता है, 200 तक आता है, तो आप उसमें 89 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है अनुच्छेद 112 में बजट, और बजट जो आपको जारी करता है देश में, और उसी प्रकार राज्य में भी बजट जारी होता है, यहाँ पे संसद में होता है और ये विधानमंडल में होता है। तो यहाँ पे 112 में अगर आप 89 जोड़िएगा तो वह आपके 201 होगा, जो 200 यानी ये 200 पार कर गया। तो इसमें हम 89 नहीं क्या जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे 90 रूल चालू हो रहा है अब। तो 112 में बजट है, बजट में हम लोग जोड़ेंगे 90, आ जाएगा 202, और यहाँ पे बजट राज्य का निकल जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 116 में है लेखा अनुदान, और यहाँ पे जो लेखा अनुदान क्या है, इसके लिए आपको ज़्यादा वीडियो लंबी इसको नहीं करनी है, वीडियो लंबा पहले से ऑलरेडी डाला गया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 116 में जो लेखा अनुदान है, जिस प्रकार देश में होता है उसी प्रकार यहाँ पे राज्य में भी होता है। तो यहाँ पे 116 है, अगर 16 में 90 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 206, ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। जिस प्रकार देश में वित्त विधेयक होता है उसी प्रकार राज्य में भी होता है। तो यहाँ पे 117 में हम लोग अगर 90 जोड़ेंगे तो 207 हो जाएगा, ये भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 123 यानी अध्यादेश, यानी 123, और यहाँ पे अध्यादेश जो जारी करता है राज्यपाल, यहाँ पे कानून बनाने के लिए, उसी प्रकार राज्य में भी आपको राज्यपाल जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो यहाँ पे याद रहता है 123, लेकिन ये 213 बहुत कम आदमी को याद रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 90, और 90 से आ जाएगा आपका 213, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 124, और 124 में आपके है सुप्रीम कोर्ट, जो अधिकतर बच्चों को याद रहता है, लेकिन हाई कोर्ट आपको यहाँ पे याद नहीं रहता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए कैसे ही आपको याद हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर 124 अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे अगर आप 90 जोड़ते हैं तो 90 जोड़ने पे ये आपको आ जाता है 214। लेकिन 214 में अगर एक बात यहाँ पे ध्यान यही देना है कि सभी राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान कहा गया है, किसमें, अनुच्छेद 214 में, और फिर इसके 2 अनुच्छेद को छोड़कर यानी 216 में हाई कोर्ट का गठन कहा गया है। ऐसे यानी जो वहाँ पे हम लोग देखे हैं संसद सरला वाला ट्रिक में, यही आपको यहाँ पे भी देखना है। जैसे विधान परिषद का प्रावधान था और उसके 2 छोड़कर विधान परिषद का गठन था, यही बात यहाँ भी है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 में अगर आप 90 जोड़िएगा तो हाई कोर्ट का प्रावधान आ जाएगा, जबकि हाई कोर्ट का गठन यहाँ कहाँ होगा, तो यह आपके अनुच्छेद 216 में होगा। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 131,
और 131 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक जो अधिकार है वो अनुच्छेद 131 के तहत है। और 137 की बात करें तो यहाँ पे है पुनर्विलोकन। ये शब्द आपको क्या है इसको डिटेल में जानने के लिए आपको वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसी का आपको उसको डिटेल में किया गया है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 143 में, तो 143 की अगर बात की है तो उसमें है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति से जो सलाह लेते हैं उसके बारे में है। और आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 148, और 148 में अगर बात की है तो यहाँ पे है कैग की चर्चा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग 90 नहीं इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रावधान है वो आपके राज्य में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है क्योंकि यह कॉमन उसमें नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 216 तक देख लिए थे गठन की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 226 तो ये हम लोग पढ़ लिए थे संवैधानिक आपको उपचार के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, तो 226 है। जबकि यही चीज़ जो आपको सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत आपको जारी करती है, याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 231। 231 में है 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जो हाई कोर्ट होता है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 231 में। उसके बाद हम देखेंगे अगर 233 में, तो 233 में है जिला न्यायाधीश की चर्चा, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। उसके बाद हम भाग 5 और भाग 6 दोनों समाप्त कर लिए। अब हम चलते हैं भाग 7। भाग 7 की अगर बात की है तो वह अनुच्छेद आता है 238, और वर्तमान में इसको क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त कब किया गया था, वह किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाग 7 और अनुच्छेद 238 को किसके तहत और यह कब निरस्त किया गया था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे भाग 8, और भाग 8 में यहाँ पे है संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो आपके आते हैं संघ शासित प्रदेश, उसके बारे में चर्चा है। यहाँ पे हम लोग भाग 5 में पढ़े थे देश, अब फिर भाग 6 में पढ़े हैं राज्य, और यहाँ पे 7 तो खत्म हो गया, और 8 में पढ़ेंगे हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जो आता है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो आपको इसमें 2 देखना है, पहला 239 और उसके बाद 241। 239 में है संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, इसके बारे में चर्चा है। जबकि अनुच्छेद 241 की अगर बात की है तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए आपको हाई कोर्ट का प्रावधान कैसे कैसे, इसके बारे में चर्चा है। डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम अगर बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 में हम लोग पढ़ते हैं पंचायत, और अनुच्छेद आता है 243 के तहत। जबकि हम इसमें क ख ग आपको इसमें पढ़ना है, और यह बाद में जोड़ा गया। तो 9 के क में हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका, जबकि ख में पढ़ेंगे इसके सहकारी समिति। ये आपके भाग 9 में ही आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो आती है 244 से लेकर 224 के क तक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भाग 11, और भाग 11 में हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, जिसका अनुच्छेद आता है 245 से लेकर 263 तक। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इसका जो पहला अनुच्छेद है वह है 249, और 249 में है कि कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह आपके संसद बनाएगी, यह बात कहा गया है। और 250 में कहा गया है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह होगा संसद को, यानी ऐसे राज्य सूची के विषय पर आपको विधानमंडल बनाती है, लेकिन यहाँ पे संसद कब बनाएगी, जब आपातकाल लगा रहेगा तब। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 262, जो आपको अनेकों एग्जाम में आ चुका है। तो 262 में आपके हैं अंतर्राज्यीय नदी और जल विवाद की चर्चा 262 में है। जबकि 263 की बात की है तो अंतर्राज्यीय विकास जो परिषद है उसके गठन का प्रावधान आपको अनुच्छेद 263 के तहत मिलता है। और भाग 12 में चर्चा है वित्त और संपत्ति का, जो आता है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक, यानी 300 के ए तक। इसमें हम बात करें अनुच्छेद 66 की, तो इसमें आपको चर्चा की गई है संचित निधि की। 267 में है आपको आकस्मिक निधि, जबकि 280 में आपके हैं वित्त आयोग, और 300 के क में है संपत्ति का अधिकार, जो आपके वित्त और संपत्ति का अधिकार बन गया। और ये पहले मौलिक अधिकार था 19 के एफ में और अनुच्छेद 31 में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये आप सभी ये आपको याद जरूर रखिएगा। यहाँ पे 266 संचित निधि, 66 आपको संचित निधि था, 67 आकस्मिक, 280 वित्त विधेयक। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है भाग 14, और भाग 14 में कहा गया है संघ एवं राज्यों के बीच में जो जितने भी अधीन आती हैं सेवाएं, उसके बारे में, जो आती है 308 से लेकर 323 के बीच में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है 312 और 315। तो 312 में यहाँ पे कहा गया है अखिल भारतीय सेवा, और इसी के तहत जो आपके आते हैं
IAS, IPS और IAF का जो एग्जाम होता है ये आपको अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत होता है, जो आता है अनुच्छेद 312 के बीच में, याद रखिएगा। उसके बाद हम 315 की बात की है तो संघ एवं राज्य के लिए जो लोक सेवाओं का जो गठन कैसे होगा इसका प्रावधान किया गया 315 में, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है 312 और 315। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है भाग 15 और भाग 15 में चर्चा है निर्वाचन की, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कहा गया है, तो याद रखिएगा 324 किस में चर्चा है, वह है आपके निर्वाचन आयोग की चर्चा। चलते हैं आगे। अगला है भाग 16। भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये कहा गया है 332 से लेकर 342 के बीच में अनुच्छेद आपको याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 30, यहाँ पे जो 30, 31, 32, 33 को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो 30 और यहाँ पे जो 32 ये दोनों एक साथ देखेंगे और फिर 331 और 333 एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 30 और 32 की बात करें तो 330 में कहा गया है कि लोकसभा में SC ST के सीट का आरक्षित, जबकि अनुच्छेद 332 में कहा गया है विधानसभा में SC ST के सीट को आरक्षित किया गया, इसके बारे में चर्चा है। तो याद रखिएगा 330 और 32। और यहाँ पे अगर देखें हम 331 और 333 में, तो इसमें आप देखिए ये है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता है ये, जबकि 333 में है विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो समुदाय प्रतिनिधित्व होता है उसके बारे में। तो ये आपको दो चीज़ याद रखना है, 30 के साथ हम देखेंगे 32, जबकि 31 के साथ देखेंगे 33 को। वर्तमान में अगर बात की जाए एंग्लो इंडियन की तो इसका प्रावधान अभी समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद हम आगे देखेंगे जब पढ़ाएंगे। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे, अगला यहाँ पे है 338। अनुच्छेद 338 की अगर बात किया तो अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग यानी शेड्यूल कास्ट आयोग आपको है 338 में, जबकि 338 के ख की बात की है तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है यानी शेड्यूल ट्राइब का आपको गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के क में। 340 की अगर बात की जाए तो 340 में आपको पर चर्चा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का, तो याद रखिएगा 338 39 नहीं है, आपको केवल 340 है। 338 में SC आयोग, 338 के क में ST आयोग, जबकि 340 में है आपके OBC आयोग। ये तीनों आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण संशोधन को देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जो आपको ये था 122वां बिल और यह लागू हुआ इसके तहत GST। तो याद कैसे रहेगा कि 101वां जो अधिनियम है GST से लागू है। तो यहाँ पे अगर GST के मतलब की बात की जाए तो यह होता है GST में आपको धन का पैसा यानी कर को जमा करना, यानी जितने भी आप जो पैसा दे रहे थे सिक्का उसके बदले आप एक ही कर दे रहे हैं, यानी जितना पैसा आपको देना था दे दिए, अब उसके बदले आप एक ही कर देना है। तो याद रखिएगा जितना पहले पैसा देते थे अब एक एक दे रहे हैं, यानी एक एक कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 101। तो याद रखिएगा 101वां जो अधिनियम है वो GST से संबंधित है। उसके बाद है 102वां एक्ट जो आपका 123वां बिल था और इसमें NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका 124वां आपका बिल और इसमें था EWS को 10% आरक्षण। याद कैसे रहेगा तो यहाँ पे है 103 और यहाँ पे मान लीजिए 100 के बाद अगर करेंगे तो ये 3 वर्ड का यानी 103 यानी 3 और EWS भी आपको 3 लेटर का ही है, तो याद रखिएगा EWS में 3 लेटर है तो ये 103वां। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका 126वां बिल और इसमें कहा गया था तो लोकसभा और राज्यसभा में जो SC ST का सीटों का आरक्षण था फिर से इसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा। 114 में यहाँ पे हम देखें तो 104 है यानी 4 वर्ड, याद रखिएगा SC और ST। ऐसे भी आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोकसभा और राज्यसभा याद रख सकते हैं। तो ये आपको SC ST को 10 साल के लिए बढ़ाया गया आरक्षण, तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपके 2021 में हुआ है और यहाँ पे जो था ये 127वां बिल था और इसमें क्या हुआ था तो राज्यों को भी अब OBC सूची बनाने का अधिकार मिल गया है, जो राज्य चाहे वो आपको OBC सूची में डाल सकता है, यही ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब भाग 17 और भाग 17 में चर्चा है
343 से लेकर 351 के अनुच्छेद के बारे में, जिसकी चर्चा यहाँ पे है राजभाषा के बारे में। तो भाग 17 आप लोग देख लिए, राजभाषा के बारे में कहा गया है 343 से लेकर 351 के बीच में। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं वह है आपके अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, तो इसके अनुसार आपके जो भारत का जो भाषा होगा वो होगा हिंदी, और जबकि लिपि की बात की है तो आपको वह देवनागरी होगी। ये आपके भाग 17 में कहा गया है अनुच्छेद 343 के तहत, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे भाग 18। भाग 18 की बात की है तो इसमें आपको आपात उपबंध के बारे में कहा गया है, जो आपको 352 से लेकर 360 के बीच में आपात उपबंध आते हैं। तो यहाँ पे जो आपात उपबंध होता है वह 3 प्रकार के होता है। अब यहाँ पे अगर आपात की बात की जाए तो हम लोग इसमें 3 अनुच्छेद देखेंगे 352 से लेकर 360 के बीच में। पहला देखेंगे 352, फिर उसके बाद 4 गैप करके 356, फिर 4 गैप करके 360, यानी 52, 56, 60। पहले आपको राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन, आपको द्वितीय आपात। बात की जाएगा राष्ट्रपति आपात की तो ये अब तक 3 बार लग चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद अब राष्ट्रपति शासन की बात की है तो आपको अनेकों बार लग जाए बहुत जगह राज्यों में। उसके बाद करेंगे हम 360 की अगर बात की जाए तो इसमें आप है वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात जो है आपको अभी तक किसी भारत में कहीं भी नहीं लगाया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भाग 20, और भाग 20 में यहाँ पे कहा गया है संविधान संशोधन के बारे में, जो आता है अनुच्छेद 368 के तहत। और इस अनुच्छेद में हम देखेंगे यहाँ पे 368 जो आपको संविधान संशोधन कराता है, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको देख लिए, और जितने भी महत्वपूर्ण भाग थे उसको भी देख लिए, और संविधान जो संशोधन हुआ था यहाँ पे आपके लेटेस्ट यानी 105 तक, उसको भी देख लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर एक बार लाइक और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।